आज हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 28 जनवरी 1950 में, तब से लेकर 1973 तक हम लोग एक कन्वेंशन को फॉलो करते थे, जिसके तहत मतलब एक प्रथा थी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, लेकिन प्रथा थी कि जो भी जज सुप्रीम कोर्ट का सीनियर होगा सबसे ज़्यादा, उसे चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। लेकिन 1973 में A.N. रे को बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि तीन जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको छोड़ दिया गया था। वो तीन सीनियर मोस्ट जजेस के नाम ले रहे हैं। उनका नाम था J.M. सेहलत, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर। इन तीन सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उनने A.N. रे को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया। ऐसा कहा जाता है कि केशवानंद भारती केस में A.N. रे ने गवर्नमेंट का फेवर किया था, जबकि बाकी के तीन जजेस ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट दिया था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट दिया था 1973 के। इसीलिए उस वक्त की गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं थी इन तीनों जजेस से, और उनने A.N. रे को अपॉइंट कर दिया था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद ये तीन जजेस जो थे, J.M. सेहलत, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर, इन तीनों ही जजेस ने एक साथ रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 1977 में फिर से गवर्नमेंट ने M.U. बेग को अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि उनसे सीनियर जज थे मौजूद सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम था H.R. खन्ना। ऐसा कहा जाता है H.R. खन्ना जो थे, उनने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रूलिंग दी थी एडीएम जबलपुर केस में। एडीएम जबलपुर केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी। एडीएम जबलपुर केस बहुत फेमस केस है, जिसको हैबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है। इसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें से केवल H.R. खन्ना ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूलिंग दी थी। बाकी के 4 जजेस गवर्नमेंट के फेवर में रूलिंग दी थी। और इसी से नाराज होकर उस वक्त की गवर्नमेंट ने H.R. खन्ना को सुपरसीड करके M.U. बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इसके बाद जब सेकंड जज केस आया था, सेकंड जज केस में ये कहा गया कि जो भी जज सीनियर मोस्ट होगा, 1993 के सेकंड जज केस में ये कहा गया, जो भी जज सीनियर मोस्ट जज होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बाद थर्ड जज केस जब आया, तब हमने 1998 में थर्ड जज केस आया, तब हमने कहा कि कोलोजियम बनाया जाएगा और उसके बाद सेलेक्ट किया जाएगा। तब से ऐसी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके दूसरे जज को बना दिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन पे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो भी व्यक्ति बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए कहा है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी क्वालिफ़िकेशन रखी है, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो 10 साल पिछले 5 सालों के लिए, या फिर वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो पिछले 10 सालों के लिए, या फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। मतलब प्रेसिडेंट को लगता हो कि हाँ, ये व्यक्ति जूरिस्ट है, इसीलिए इसे जज ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया जा सकता है। देखिए, इससे ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मिनिमम एज अपॉइंटमेंट के लिए नहीं रखी है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ओथ और अफर्मेशन की बात करी जाए तो फिर प्रेसिडेंट के सामने उस व्यक्ति को, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसे प्रेसिडेंट के सामने एक ओथ यानी शपथ लेनी पड़ती है, जो कि है सत्य निष्ठा बनाए रखने की शपथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ है, भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को बनाए रखने की शपथ है, फेथफुली अपनी नॉलेज के हिसाब से जजमेंट देना, ताकि बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर में और किसी बदनीयति के साथ डिसीजन ना देने की शपथ ली जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को अपहोल्ड करने की शपथ दिलाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगर सैलरी और अलावेंसेस की, तो फिर सैलरी, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस, लीव्स, पेंशन, और ये जो जजेस की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती हैं, इन्हें समय समय पर पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। लेकिन कभी भी इनकी जो सैलरी, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस, लीव्स, पेंशन, इन सबको कभी भी कम नहीं करा जा सकता। यानी ऐसे नहीं करा जा सकता कि इनको डिसएडवांटेज हो जाए, जजेस को डिसएडवांटेज हो जाए। ये प्रोविज़न इसलिए करा गया है ताकि इंडिपेंडेंस रखी जाए, मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। अगर देखिए डिसएडवांटेज पार्लियामेंट कर सकेगी, तो फिर तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है फैसला देने में डरेंगे कि कहीं उनकी सैलरी कम ना कर दी जाए, है ना। तो इम्पार्शियलिटी बढ़ती जाए, इंडिपेंडेंस बनी रहे सुप्रीम कोर्ट की। इसीलिए ये प्रोविज़न किया है कि कभी भी पार्लियामेंट इनकी सैलरी को डिसएडवांटेज नहीं कर सकती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो देश में, आपातकाल लगा हो,
वित्तीय आपातकाल लगाओ, तब ऐसा करा जा सकता है। यहाँ पर हम बता दें कि भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। इवन कोविड के टाइम बात चल रही थी कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इस बार लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2018 में देखा जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी को गवर्नमेंट ने 90,000 से बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया था। पहले सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी 90,000 हुआ करती थी, उसे बढ़ा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में 2.5 लाख कर दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी 1 लाख होती थी, उसे बढ़ा के 2,80,000 कर दिया, 2,80,000 कर दिया। देखिए, इन सारी सैलरीज़ के अलावा कुछ सब्स्टिट्यूटरी अलाउंस दिए जाते हैं, ताकि मेडिकल कार फैसिलिटीज़, टेलीफोन एक्सेट्रा के लिए के भी खर्चे दिए जाते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूटरी अलाउंस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काफ़ी सारे ऐसे काम करने होते हैं जिसमें कई सारी जैसे मीटिंग हो रही हैं या फिर किसी को प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं, तो ये भी तो उनके खर्चे हैं। तो इन सारे खर्चों से निपटने के लिए इन्हें कुछ पैसा दिया जाता है। इसके अलावा इनकी जो मेडिकल होती है, कार से जाते आते हैं ये सुप्रीम कोर्ट तक, या फिर टेलीफोन का जो भी खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। रिटायर जो चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं, उन्हें 50% पेंशन के रूप में मिल जाता है। मतलब जितनी भी उनने आखिरी में सैलरी उठाई थी, 2,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है और 2.5 लाख जजेस की होती है सुप्रीम कोर्ट की। इनका इसका 50% कोई भी रिटायर जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिल जाएगा। यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गया तो उसे 2,80,000 का 50% हो गया, 1,40,000। और कोई जज अगर रिटायर हो गया तो उसको 2.5 लाख का 50% हो गया, 1,25,000 रुपये एज ए पेंशन मिलेगा मंथली।